नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और साल शुरू हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं, लेकिन मसालों में जो तेजी देखने को मिली थी वो अब पिछले साल के मुकाबले इस साल धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ मसाले ही नहीं, ग्वार पैक का भी बुरा हाल है। फंडामेंटल मजबूत होने के बाद भी ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों ने पिछले 4 महीनों से तेजी का स्वाद नहीं चखा है, बल्कि एग्री कमोडिटीज अगर आप बाकी भी देखेंगे तो उनमें भी बहुत ज्यादा उछाल नहीं रहा है। ऐसे में ये साल एग्री कमोडिटीज के लिए कैसा रहेगा? भाव में ऊपरी और निचले स्तरों से क्या रेंज बनते हुए दिख सकती है? निवेशकों की अगली चाल क्या होनी चाहिए? इन सब पर हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रति फिनमार्ट के डायरेक्टर, हेड कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च मनोज कुमार जैन, गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले बात हम करेंगे स्पाइसेस के पैक के साथ, जो कि पिछले साल किसी प्रेशियस कमोडिटी से कम नहीं था। पहले जीरे में हमने 2022 में तेजी आते हुए देखी, 2023 नाम रहा टर्मरिक के, कोरिएंडर में भी थोड़ी बहुत खरीदारी आते हुए दिखाई दी। लेकिन इस साल अगर आप जीरे के भाव देखेंगे तो काफ़ी हल्के हो चुके हैं, 25,000 के आसपास आ चुका है। टर्मरिक उतना कमज़ोर नहीं हुआ है, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा सॉफ्ट होकर ही ट्रेड कर रहा है। और कोरिएंडर से तो एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद तेज़ी रहेगी, लेकिन यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी है। तो मनोज जी, सबसे पहले तो आपकी राय टर्मरिक पर, जहां पर हमने हायर लेवल से थोड़े से प्राइसेस हल्के होते हुए तो देखे हैं, लेकिन अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि यहां से ये चल सकता है, क्योंकि अगर आप बाकी तीनों स्पाइसेस के प्रोडक्शन के एस्टिमेट्स देखें तो टर्मरिक को लेकर ही थोड़ी सी चिंता दिखाई दी है। पहले तो बताइए क्या राय रहेगी आपकी टर्मरिक पर इन स्तरों से, फिर चाहे वो नियर टर्म हो या फिर ब्रॉडर आउटलुक ही क्यों ना हो। नमस्कार दीपाली जी। जहां तक टर्मरिक की अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे टर्मरिक के जो फंडामेंटल्स है वो बाकी 2 मसालों से थोड़े बेहतर है, और उसी के चलते हमने यहाँ पे कीमतों को ऊपरी लेवल पर लगातार सस्टेन होते हुए देखा है। लेकिन यहाँ पे हम अगर बात करें तो ऊपरी लेवल्स यहाँ पे थोड़े केप्ड हैं। 16,700 के आसपास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो बना हुआ है, और उस लेवल को कीमतें अटेम्प्ट करती हुई नजर आई है, लेकिन पार करने में असफल रही है। तो अभी जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में दायरा है कीमतों का, वो 13,000 से 16,700 का है, और हमारा मानना है कि अगले 2 से 3 महीने ये दायरा बना रह सकता है। अगली जो तेजी की शुरुआत जब देखने को मिलेगी, जब यहाँ पे कीमतें 16,700 के स्तर के ऊपर क्रॉस करके वहां पे ऊपर सस्टेन होती हुई नजर आएगी। लेकिन तब तक हमारा मानना है कि यहाँ पे 13,000 से 16,700 का दायरा बना रह सकता है। रणनीति के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डिप्स में बाय कर सकते हैं। 14,200 से 14,400 के जो स्तर है वो शॉर्ट टर्म में बाइंग के लिहाज से अच्छे स्तर है। तो 14,200 से 14,400 के स्तर मिले तो वहां बाय करके चलना चाहिए। 13,550 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और ऊपर में यहाँ पे कीमतें जो है 15,500 से 16,000 तक के लक्ष्य के लिए यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है शॉर्ट टर्म में। ओके, इनफैक्ट मनोज जी, मैं बाकी स्पाइसेस पर राय लूं, लेकिन उससे पहले एक चीज और आपसे समझना चाहते हैं। इस बार मॉनसून को लेकर थोड़ी सी चिंता पहले से दिखाई दे रही है। हालांकि क्लोजर टू एस्टिमेट्स पता लगेगा कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। वेदर इस बार का और ज्यादा हार्श रह सकता है, गर्मियां काफी पड़ सकती हैं। तो क्योंकि नेचर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा सेंसिटिव ईयर 2024 रह सकता है, कैसे देख रहे हैं आप ये पूरा ही ट्रेंड एग्री कमोडिटीज के लिए? अभी कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी दीपाली जी। जहां तक अगर मैं मौसम और मानसून को लेकर के कहूं तो पहले हम अल नीनो की जो है चिंता वो लगाई जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये संभावनाएं जताई जा रही है कि जो अल नीनो का असर है वो जून ऑनवर्ड जो है कम पड़ सकता है, और ला नीना की सिचुएशन बन सकती है। तो अगर वैसा होता है तो फिर मौसम यहाँ पे बेहतर रहेगा एग्री कमोडिटीज के लिहाज से देखें तो। लेकिन हाँ, जिस तरह से हम जो क्लाइमेट चेंज का असर पूरे दुनिया भर के मानसून के ऊपर पड़ता हुआ देख रहे हैं, तो उससे हम जो है मना नहीं कर सकते हैं, तो वो रहेगा। लेकिन अभी ये काफी जल्दबाजी है मौसम के अनुमान को लेकर के। हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्च अप्रैल में जब मौसम विभाग की तरफ से अनुमान निकल कर आएंगे तो फिर यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन मिलता हुआ नजर आएगा। तब तक हमारा मानना है कि अगर यहाँ ला नीना की सिचुएशन जो है निर्मित होती है तो वो फिर कमोडिटीज के लिए उत्पादन के लिहाज से फेवरेबल रहेगी। तो वैसी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बड़ा जो डेफिसिट है वो एग्री कमोडिटीज में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, तो फिलहाल तो कोई, अब देखना होगा किस तरीके के नंबर्स आते हैं आगे, मॉनसून के क्या एस्टिमेट्स निकल कर आते हैं, लेकिन फिलहाल कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जीरे की बात कर लेते हैं, जहां पर 3.5% गिरावट है, लोअर सर्किट हमने लगते हुए देखा।
प्राइसेस अगर हायर लेवल से कंपेयर करें तो काफ़ी नीचे आ चुके हैं। 25,000 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। फरवरी में ही इनफैक्ट जीरे का भाव 6% लुढ़का है, जनवरी में 13%। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो हमने तो 60,000 तक भाव जाते हुए देखे थे। अमित, जीरे को लेकर बताइए, ये संभलेगा 25,000 के आसपास या इसके नीचे भी जा सकता है? जी दीपाली जी, मेरे को लगता है एज पर चार्ट जिस तरीके से करेक्शन इसमें चल रहा है वो आगे कंटिन्यू रह सकता है। चार्ट के हिसाब से नहीं लग रहा है कि 25,000 के आसपास पर संभल पाएगा। ओवरऑल अभी इसने जो 4 हफ्ते का लो था 25,900 रुपए का, वो भी आज ब्रीच कर दिया है, तो इसमें नीचे की रेंज और खुल गई है। तो अगर ट्रेड के लिहाज से देखा जाए तो 26,000 के आसपास फ्रेश इसमें बिकवाली इसमें की जा सकती है। 27,000 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर मेरे को लगता है नीचे में नियर टर्म में 24,000 से लेकर 23,500 तक के भाव भी जीरे में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों ही इसका ठीक है। इनफैक्ट मनोज जी, आपको कैसे लग रहे हैं जीरा के फंडामेंटल्स? हायर प्रोडक्शन प्रोस्पेक्ट्स की वजह से हमने ऑलरेडी काफी करेक्शन देख लिया है। राजस्थान गुजरात में अच्छी फसल रह सकती है, नई आवक आना शुरू हो चुकी है। कुछ आवक ऐसी है जहां पर थोड़ी सी नरमी है, कुछ क्वालिटी बेहतर भी है। लेकिन क्या ये सब फैक्टर्स अभी तक डिस्काउंट नहीं हुए इस भाव में? और आप कैसे देख रहे हैं फिलहाल के फंडामेंटल्स? जहां तक अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें दीपाली जी, तो अभी यहाँ पे गत सप्ताह जो है राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस की तरफ से जो सेमिनार आयोजित की गई थी, वहां पे उत्पादन के जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसके मुताबिक एक अच्छा उत्पादन जो है इस वर्ष संभावित है, ना सिर्फ गुजरात में बल्कि राजस्थान में भी। अभी तक जो मौसम है वो भी अनुकूलता रही है फसल के लिए, तो उस लिहाज से गत वर्ष की तुलना में यहाँ पे फसल जो है इस वर्ष लगभग 2 गुना हो सकती है, और उसी के चलते हम कीमतों में यहाँ लगातार दबाव जो है वो बनते हुए देख रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कीमतें दबाव में अभी रह सकती है, जैसा कि अमित ने बताया। मैं भी उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि शॉर्ट टर्म में कीमतें एक बार 23,500 तक के स्तर भी यहाँ पे टेस्ट कर सकती है, जिस तरह से यहाँ पे उत्पादन के अनुमान निकल कर आ रहे हैं। तो अभी थोड़ा ट्रेंड यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बेरिश ही लगता है, लेकिन हाँ, निचले स्तरों पर 22,700 23,000 वो दायरे में फिर एक बार वहां पे सपोर्ट्स भी आते हुए नजर आएंगे। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड थोड़ा बेरिश ही रहेगा। ठीक है, ग्वार पर बढ़े उससे पहले फटाफट से कोरिएंडर पर और राय ले लेते हैं, जिसने डिसअपॉइंट किया है परफॉर्मेंस के मामले में। क्या राय है आपकी अमित कोरिएंडर पर नियर टर्म और स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से? कोरिएंडर में भी लगभग 3 हफ्ते का जो इसका लो था 7630, वो आज इसने ब्रेक किया है। हालांकि कल ही इसने ब्रेक किया था, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव चार्ट पे दिखाई दे रहा है। जब तक प्राइसेस 7800 के ऊपर नहीं निकल रहे हैं तब तक लगता है कि एक बार 7100 के आसपास तक के भाव कोरिएंडर में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 7600 के आसपास शॉर्ट टर्म के लिहाज से ट्रेडर्स में बिकवाली का ट्रेड लेके चल सकते हैं। 7800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 7100 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, ये तो बात हुई स्पाइसेस की। अगर सभी स्पाइसेस के पैक में कोई स्पाइस बेहतर लग रही तो वो है टर्मरिक, जहां पर फंडामेंटल्स कंपैरेटिवली बेटर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम बात कर लेते हैं ग्वार पैक की। मनोज जी, कैसे देख रहे हैं आप पूरे ही ग्वार पैक को, ग्वार गम, ग्वार सीड? क्योंकि हाल फिलहाल में हमारी जो भी एग्री एक्सपर्ट से बातचीत हुई, उनका कहना ये है, मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, कि जिस तरीके के फंडामेंटल्स हैं ग्वार के, वो प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ना तो प्रोडक्शन ऐसी है, किसान इनफैक्ट बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हैं प्राइसेस को लेकर, तो एनकरेज ही नहीं हो रहे हैं इनकी सोइंग को लेकर। तो उनका मानना ये था कि क्लियर पिक्चर ये नहीं दिखा रहे हैं जो प्राइसेस हम एनसीडीएक्स पर देखते हैं। आप कैसे देखते हैं फंडामेंटल्स फिलहाल ग्वार के? बिल्कुल, निश्चित तौर पे यहाँ पे जो फंडामेंटल्स है वो मजबूत है, लेकिन बावजूद उसके हमने देखा कि जो उम्मीद लगाई जा रही थी भावों को लेकर के, उतनी बढ़त यहाँ पे कीमतों में आती हुई नजर नहीं आई। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि लंबे समय से दोनों ही कमोडिटी, चाहे वो ग्वार सीड हो या ग्वार गम हो, एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करती हुई नजर आई है। तो अभी हमारा मानना है कि यहाँ पे अगले 2 से 3 महीने ये दायरा जो है वो बना रह सकता है। जब अब अप्रैल मई के बाद यहाँ पे मानसून को लेकर के जो काफी कुछ क्लैरिटी आनी शुरू होगी, तो उसके बाद फिर एक यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। लेकिन तब तक हमारा मानना है कि 2 से 3 महीने दायरा अभी भी बना रह सकता है। ग्वार सीड की अगर मैं बात करूं तो जो मार्च का वायदा भी 5,250 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें यहाँ नीचे में 5,080 और ऊपर में 5,440 450 ये दायरा भी बना हुआ है। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ भी 9,800 से लेके 10,650 तक का जो दायरा है वो भी बना हुआ है। तो हमारा मानना है कि ये दायरा जो है अभी अगले 1 से 2 महीने और बना रह सकता है। आगे फिर मानसून की खबरों के हिसाब से यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा।
ओके। तो ये बात हुई ग्वार पैक की। इनफैक्ट एक स्ट्रैटेजी अमित की भी ले लेते हैं। अमित, आपकी राय क्या है? ग्वारगम ग्वार सीड ऑलरेडी बहुत हल्के हो चुके हैं दोनों के ही प्राइसेस, अगर आप ऊपरी स्तरों से कंपेयर करें या इस साल से कंपेयर करें। हमने 5500 के नीचे ग्वारगम फिसलते हुए देख लिया, ग्वार सीड भी 10,000 के नीचे आया। क्या राय है आपकी भाव के हिसाब से? जी जी बालाजी, बिल्कुल एज पर चार्ट देखा जाए तो काफी निगेटिविटी ग्वारगम के प्राइस पे भी बनी हुई है। ऊपरी स्टोर से कंटिन्यू करेक्शन इसमें देखने को मिल रहा है। अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1 या 1.25% की तेजी इसमें दिखाई दे रही है, तो ये एक सेल का अच्छा मौका है ट्रेडर्स के लिए। अगर लेवल्स के हिसाब से मैं बात करूँ तो मार्च वाइडा वार्षिक 5300 के आसपास करंट पिटवाली की जा सकती है। 5380 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडर शॉर्ट टर्म में 5150 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। वहीं तो ग्वारगम की अगर मैं बात करूँ तो 10,200 काफी अच्छी इसके सेलिंग के लिए 10,400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर मुझे लगता है 9850 तक के लक्ष्य मार्च वाइडा ग्वारगम में भी ट्रेडर्स रख सकते हैं। तो ओवरऑल बिटकॉइन की सलाह दी रहेगी। ओके, चलिए, तो ये राय है आपके लिए ग्वार पैक पर। ब्रेक लें उससे पहले क्विकली कॉटन सीड ऑयल केक पर भी राय ले लेते हैं। मनोज जी, क्या राय है आपके दोनों ही कमोडिटीज पर? कॉटन सीड ऑयल केक तो 3000 के ऊपर निकला, वहां से लगातार हमने नीचे हल्का होते हुए देखा, 2400 के आसपास आकर अब थोड़ी सी सपोर्ट ले रहा है। क्या राय रहेगी? और साथ ही कॉटन प्राइसेस पर भी आपके आउटलुक? शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करें तो दोनों ही कमोडिटी अपने सपोर्ट्स लेवल के आसपास है, तो थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेसमेंट जो है वो कीमतों में देखने को मिल सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो यहाँ पे जो मार्च का वायदा उसमें 2440 काफी अहम सपोर्ट्स है, और वहीं से हमने कीमतों में बार बार जो एक रिट्रेसमेंट आते हुए देखा है। तो रणनीति के लिहाज से मार्च वायदा में 2440 के स्तर पर बाय कर सकते हैं, 2415 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 2510 तक के लक्ष्य के लिए। वहीं अगर हम कपास की बात करें तो यहाँ भी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाते हुए नजर आई है, और कल इनफैक्ट हमने 90 सेंट के स्तर के ऊपर भी जो है कीमतों को इंटरनेशनल मार्केट में निकलते हुए देखा था। तो कपास में यहाँ पे 1480 एक अच्छे स्तर है बाइंग के लिहाज से। NCDEX अप्रैल वायदा में 1480 के स्तर मिले तो बाय करके चलना चाहिए। 1464 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 1510 तक का लक्ष्य यहाँ पे रखा जा सकता है। चलिए, तो ये राय रही कपास पर, कॉटन सीड ऑयल केक पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर नॉन एग्री स्ट्रैटेजीज पर करेंगे बातचीत, बुलियन साथ ही साथ एनर्जी पैक पर क्या रणनीति आपकी, उन चीज पर करेंगे चर्चा। चलो वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री, और अब बात करेंगे हम नॉन एग्री कमोडिटीज पर कि क्या रणनीति होनी चाहिए, बुलियन बेस मेटल्स एनर्जी पैक को लेकर क्या आउटलुक होना चाहिए, क्योंकि भाव यहाँ से और कितने ऊपर जा सकते हैं या फिर क्या सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, इन सब पर करेंगे बातचीत और लेंगे साथ ही पिक्स भी। हमारे साथ SSG फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के VP कमोडिटी रिसर्च प्रियंक उपाध्याय, LKP सिक्योरिटीज के VP कमोडिटी करेंसी रिसर्च जतिन त्रिवेदी हैं। पहले तो ले लेते हैं इनके पिक्स और उसके बाद बात करेंगे आगे। तो बताइए पहले प्रियंक, आपके टॉप ट्रेडिंग कॉल्स नॉन एग्री पैक से। गुड इवनिंग। आज हमारे पिक एनर्जी कॉम्प्लेक्स से रहेगी। क्रूड ऑयल हमने देखा है कि लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन से काफी एक बुलिश बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे अभी भी जो बुलिश ट्रेंड है वो इंटैक्ट है और हायर लेवल्स एक्सपेक्टेड है टुवर्ड्स 6500 6550 तक। तो यहाँ पे जो भी डिप्स आती है खरीदारी की सलाह रहेगी अराउंड 6370 के आसपास। 6270 स्टॉप लॉस रहेगा, 6550 के टारगेट्स रहेंगे। दूसरी पिक हमारी बेस मेटल्स में रहेगी। कॉपर में हमने देखा है कि लास्ट 2 दिन से 700 से सपोर्ट लेके फिर से एक बार 710 के पार भाव जाते हुए दिखे हैं। मुझे लगता है कि ये पुल बैक जो है वो कंटिन्यू हो सकती है टुवर्ड्स 720 725 जोन्स तक। तो यहाँ पे डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी 707 के आसपास। 699 के नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा, 720-22 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, जितिन आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या है? गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, सिल्वर और गोल्ड दोनों ही मुझे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सिल्वर जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा आउटपेस कर सकता है क्योंकि बेस मेटल मार्केट भी अच्छा है। तो सिल्वर के अंदर मैं एक व्यू पॉइंट देना चाहूंगा। 70,000 के नीचे जब तक प्राइसेस ट्रेड नहीं करते तब तक ये काउंटर मेरे लिए पॉजिटिव टेरिटरी वाला है, और अच्छा खासा गोल्ड को भी आउट परफॉर्म करते हुए देखने मिल रहा है पिछले 2-3 दिनों में। हायर साइड पर मुझे लग रहा है 72,500 से लेकर 73,000 के लक्ष्य के हिसाब से शॉर्ट टर्म में बाइंग की सलाह रहेगी मेरी। 70,000 के नीचे स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके चल रहा है। दूसरा पिक जो है मेरा सेम कॉपर में ही रहेगा। बेस मेटल के अंदर कॉपर कॉम्प्लेक्स मुझे अच्छा लग रहे हैं। कॉपर के अंदर एक अच्छी खासी रैली जो है वो ड्यू है, और लोअर लेवल्स पे अच्छे खासा सपोर्ट भी मेंटेन होते हुए देखने मिल रहे हैं। 699 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए चलना है, और 725 के लक्ष्य के हिसाब से कॉपर के अंदर भी बाइंग मोमेंटम मुझे कंटिन्यू लग रहा है।
जी दीपाली। तो कॉपर और सिल्वर में खरीदारी की सलाह है। बेस मेटल्स में थोड़ी सी रौनक लौटते हुए दिखाई दी, इसीलिए कॉपर पर प्रियंक और जतिन दोनों ही बेट कर रहे हैं। लेकिन प्रियंक एक राय गोल्ड पर भी आपसे लेंगे। यूएस का इस हफ्ते का जो इकोनॉमिक डेटा है उसको क्लोजली मार्केट वॉच करेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सीपीआई। हालांकि रॉयटर्स के पोल के मुताबिक जो इकोनॉमिस्ट हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनवरी में जो सीपीआई का नंबर है वो 2.9% पर आ सकता है। दिसंबर में सीपीआई आंकड़ा अमेरिका में 3.4% था। और अब अगर हम मान के चलें कि इन्फ्लेशन या सीपीआई थोड़ी सी नरम होती है जनवरी में, तो क्या इम्पैक्ट डॉलर या बॉन्ड यील्ड पर दिखेगा? क्या यहाँ से गोल्ड सपोर्ट लेकर थोड़ा रिएक्शन दिखा सकता है या फिर नहीं? कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इन्फ्लेशन डेटा काफी कुछ निर्भर करेगा उसके ऊपर कि फेड की पॉलिसी में क्या चेंजेस हो गए। 2.9 का जो एक्सपेक्टेशन है और फेड का जो रेट है कि 2 का इन्फ्लेशन उनको एक कंफर्ट लेवल देता है, तो 2 के काफी अबाव है। तो मुझे लगता है कि फेड का जो हॉकिश स्टांस था वो कंटिन्यू रहेगा और रेट कट जो एक्सपेक्टेड है कि मार्च में ना हो के अप्रैल मई में होंगे, वो ही दिशा में फेड मुझे लगता है कि चलेगा। बट ओवरऑल जिस तरह से गोल्ड का चार्ट सेटअप हो रहा है कि 2010 ये कंटिन्यूसली ऑन द स्पॉट बेसिस पे सपोर्ट का काम कर रहा है और हमने डॉलर इंडेक्स में भी जो हमने रैली देखी है वो अभी 104 हाफ जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे आके थोड़ी बहुत मोमेंटम लॉस हो रहा है डॉलर इंडेक्स में। तो मेरा मानना है कि इन वेरी नियर टर्म गोल्ड में एक स्पर्ट ऑन द हायर साइड आ सकता है। अगेन 2030 2040 ऑन डॉलर टर्म्स आ सकता है गोल्ड के प्राइसेस। एमसीएक्स की मैं अगर बात करूं तो एमसीएक्स में एक हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है चार्ट्स पे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 61,500 61,400 ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है गोल्ड के प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो जब तक होल्ड करता है ऑन द ब्रॉडर सेंस, तो एक रैली दिखती है टुवर्ड्स 62,500 62,600 तक। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए गोल्ड पर और बाकी स्ट्रैटेजीज भी आपको मिली। चलिए, शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया जतीन और प्रियंका आप दोनों के यहाँ आने के लिए और अपने पिक्स बताने के लिए। रुकने एक ब्रेक के लिए, ब्रेक पर आवाज समाचार। नमस्कार।